से चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। फटाफट से मैं परिचय करवा देती हूँ। डॉक्टर एच.एस. रावत जो कि हिंदू धर्माचार्य हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाजी नाजिम इस्लामिक स्कॉलर हैं। यति चेतनानंद जी हिंदू धर्माचार्य। सैयद जवाद साहब भी राजनीतिक विश्लेषक बतौर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर रावत, मैं आप ही से शुरुआत करना चाह रही हूँ इस चर्चा की कि क्या आपको लग रहा है जिस तरह से बांग्लादेश में हो रहा है, सूरत हाल बना हुआ है, क्या ये नया तालिबान बन रहा है या बन गया है? तालिबान क्योंकि पूरे विश्व के अंदर इस समय जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं, पूरा वर्ल्ड इनके खिलाफ ग्लोबली एक हो रहा है। अभी आप देखें लेटेस्ट कनाडा ने भी पूरे जितने भी जो पेरेंट्स हैं उनको मेल कर दिया है कि कोई भी हिजाब पहन करके अपने बच्चों को छोड़ने के लिए नहीं आएगा। और किस प्रकार से अभी आपने देखा कि नाइजीरिया के ऊपर अटैक किया अमेरिका ने इस्लामिक आतंकवाद को खत्म करने के लिए, क्योंकि वहां पर चुन चुन करके ईसाई को मारा जा रहा है। तो इनका एक कोई धर्म नहीं है, ये तो सिर्फ जिहाद, इनको इस्लामिक राष्ट्र बनाने हैं पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि ये इनकी कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि भाई पूरी जो पृथ्वी है ये अल्लाह ने आपके लिए दी है, इसमें दूसरे धर्म का कोई रह नहीं सकता, और अगर रहता है तो उसको मारिए, खत्म करिए, उसको कन्वर्जन कराइए। उसी के तहत ये बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। बांग्लादेश में भी जिहादी, आईएसआई और ये तालिबान जो संस्कृति वहां पर आई है, कट्टरता लेकर के आ रहे हैं। अब क्योंकि अब जमात की वहां पर चल रही है तो कट्टरता लेके आएंगे, और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए खतरा है, क्योंकि इधर पाकिस्तान ने भी ये बोल दिया है कि अगर बांग्लादेश पर हमला होगा तो हमारी मिसाइलें भी हिंदुस्तान की तरफ आएंगी। इसका मतलब जो जिहाद चल रही है ये बहुत ही खतरनाक है, और इस समय हिंदुस्तान को बहुत एक्टिव होकर के, बहुत सीरियसली होकर के इस पर सोचने की जरूरत है और एक्शन लेने की जरूरत है। अगर इस जमात के आतंकवादियों को और इस्लामी कट्टर आतंकवादियों को इस समय नहीं कुचला गया तो निश्चित तौर पर आगे फन उठाएंगे, और भारत के लिए कहीं ना कहीं हिमानी जी खतरा हो सकता है। ठीक है, ये आपने अपना मत यहाँ पर रखा। हमारे साथ हाजी नाजिम साहब भी है। हाजी नाजिम साहब, लेकिन आप तो कहते हैं ना कि इस्लामिक आतंकवाद जैसी या इस्लामिक इस तरह की कोई चीज ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अगर बोलते हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं। आपने अभी 2 दिन पहले ये बात कही थी, इसी शो में कही थी। हाँ हिमानी जी, देखिए मैं तो फिर वही बात कहता हूँ कि अगर आतंकवाद अगर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं अमेरिका इसमें शामिल है। आपको पता है कि जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जिस तरीके से आतंक की घटना घटी गई थी, तो उसको पालने वाला जो आतंकी था वो किस उससे ताल्लुकात रखता था, किसके सर पे हाथ रखा हुआ था, किसने उससे आतंकवादी के, वो अमेरिका ही था। लादेन को कोई भूल नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर अगर ये कह देना कि भाई हाँ देखिए एक कम्युनिटी पे पूरे समाज को इस तरीके का माहौल खराब करने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उस कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। नहीं, पर जिस तरह से सारे कल्चर्स को वहां पर खत्म किया जा रहा है, आप देखिए ना जिस तरह से ये रिस्ट्रिक्शन कल्चरली और ये सोशली जिस तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, उनको सप्रेस किया जा रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? हाँ देखिए हिमानी जी, देखिए अगर जब आपकी बात आती है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये घटनाएं घट रही हैं ये अप्रिय घटना है, ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। लेकिन ये कहा जाता है कि अगर उनका नाम मुस्लिम होता है तो पूरे भारत के मुसलमान या दुनिया के मुसलमानों को टारगेट करने वाली बातें हो जाती है, और उनको निशाना बनाया जाता है कि हाँ देखिए ये वही मुसलमान है जो इस तरीके का माहौल खराब कर रहे। लेकिन कोई इनमें से ये नहीं कहता कि ये वो मुसलमान है जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की शक्ल में है, ये वही मुसलमान है। पर आप उनको अपना आइडल मानते कहाँ हैं? आप तो बाबर को मानते हैं ना, आप उन्हें अपना आइडल मानते कहाँ हैं? आप लोग तो बाबर के नाम पर, बाबरी के नाम पर, औरंगजेब के नाम पर आ जाते हैं। हाँ हिमानी जी, औरंगजेब तो हमारे भारत की सेना में भी थे जो शहीद हो गए थे। आपको याद होगा किस तरीके से औरंगजेब नाम के एक शख्स थे जो भारत के अंदर सेना में अपनी सेवा दे रहे थे और आतंकियों से लड़ते शहीद हो गए। रही बात ये कि अभी आपने बाबरी का जिक्र करा, तो देखिए बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया था तो हम सभी लोगों ने स्वीकार करा था, और बाबरी मस्जिद स्वीकार कर लिया था, और फिर बार-बार उसे शहीद बताते हैं। स्वीकार कर लिया था लेकिन बार-बार उसे शहीद बताते हैं, उसी संविधान की बात करते हैं, उसी कानून की बात करते हैं, लेकिन उसी संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन यति जी, मैं यहाँ पर यह कह रही हूँ कि ये नफरती जहर इतना क्यों भरा जा रहा है, और ये सारे कल्चर्स को खत्म कर आखिर क्या मैसेज यहां पर दिया जा रहा है? आप देखिए ना, जेम्स की अगर मैं बात करूं, रॉक स्टार, तो वो तो कितने मशहूर हैं बांग्लादेश में, आप ये देखिए। और क्या मैं इसको इस तरह से भी देखूं कि क्या इससे बचा जा सकता था? ये कॉन्सर्ट अगर अभी नहीं किया जाता तो शायद ज्यादा बेहतर रहता, क्योंकि जिस तरह की स्थिति, जिस तरह के हालात अभी वहां पर बने हुए हैं।
नहीं देखिए हिमानी जी, ये अभी और तभी की का विषय ही नहीं है। बात ये है कि जिस दिन वहाँ तख्ता पलट हुआ, जिस दिन यूनुस ने वहाँ प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया, आप ये समझिए कि इस्लामिक स्टेट में वही व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर रह सकता है जो इस प्रकार के जिहाद को खुली छूट दे, अन्यथा वो प्रधान यूनुस को भी उतार फेंकेंगे। ये मूवमेंट था ही जिहाद को वहां स्थापित करने के लिए, ये मूवमेंट था ही वहां से सनातन के विनाश के लिए। इसीलिए क्योंकि शेख हसीना जी के भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, वहां हिंदू का नरसंहार कभी रुका नहीं, लेकिन जितने बड़े स्तर पर आज दिखाई दे रहा है उस पर रोक थी। अरे यति जी, आप झूठ बहुत बोलती है। यति जी, आप झूठ बहुत बोलती हैं। किस तरह से एक बार उनको कंप्लीट तो करने दीजिए। यति जी, आप सच बोलिए, सच बोलिए, आप झूठ बोलती है। आप यहाँ पर हाजी साहब एक बार उनको कंप्लीट तो करने दीजिए। मैं तो नहीं सुनूंगा, क्योंकि न्यूज नेशन के माध्यम से अच्छी बात जानी चाहिए। एक बार उनको कंप्लीट तो करने दीजिए। ये मुझे बोलने, ये मेरी लिंचिंग हो रही है। नहीं इस तरह से हाँ, नहीं लिंचिंग ही है ये। अगर आप मेरे को मेरी बात नहीं रखने दे रहे तो भारत के अंदर हाजी साहब मैं आ रही हूँ, आप काउंटर करिएगा। एक बार उनको अपना ओपनिंग कमेंट तो रखने दीजिए कम से कम। देखिए हिमानी जी, ये जो कल हुआ, ये जिस तरीके से सांस्कृतिक प्रहार किया गया और जला दिया गया उस जगह को, ये तो तक्षशिला और नालंदा का इतिहास रहा। हमारी तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को इसी तरह जला दिया गया था, क्योंकि सांस्कृतिक प्रहार, सनातन की संस्कृति को या किसी भी संस्कृति का अगर विनाश करना है तो सबसे पहले उसके सांस्कृतिक धरोहरों को समाप्त कर दिया जाए। तो ये डायरेक्ट संदेश है कि यहाँ इस्लाम की सत्ता स्थापित है, यहाँ किसी और मजहब, किसी और धर्म, पंथ, संप्रदाय की कोई आवश्यकता नहीं है। आप या तो जिस तरीके से कश्मीर में कहा गया कि आप या तो यहाँ से भाग जाओ, हम में मिल जाओ, ठीक है, या फिर आप मारे जाओ, तो यही स्थिति आज बांग्लादेश की भी लगभग। और आप देखिए कि किस तरह से जेम्स को भागना पड़ता है अपनी जान बचाकर, बाल बाल वो बचे। और आज ये कॉन्सर्ट था, कल को यूनिवर्सिटीज हो सकती है, कल को स्कूल्स हो सकते हैं, और सड़कों पर तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह के सूरत हाल जो है वो वहां पर देखने को मिल रहे हैं। सैयद जवाद साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद जवाद साहब, आप क्या कहेंगे? कल जिस तरह से ये घटना हुई, बाल बाल बचे हैं जेम्स, ये क्या मैसेज दे रहा है? ये एक्सट्रीम जो आइडियोलॉजी है यहाँ पर, ये तालिबान जैसी, ये कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है क्या बांग्लादेश? जी हिमानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, बांग्लादेश के अंदर परिस्थितियां निरंतर खराब हो रही हैं और हमारा पड़ोसी मुल्क है, और हमें चिंता भी है वहां पर अल्पसंख्यकों की, और खास तौर पर हमारे हिंदू भाइयों की। जो वहां पर कट्टरवादी सरकार आ रही है, वो हमारे देश के लिए भी और सब कॉन्टिनेंट के लिए भी एक चिंता का विषय है। भारत सरकार को और हमारे विदेश मंत्री को इसके ऊपर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश मुल्क जो है वो भारत के हस्तक्षेप के बाद ही बना था। लेकिन मैं इसको दूसरे पस मंजर से भी देख रहा हूँ, बहुत से लोग इसका राजनीतिकरण भी कर रहे हैं, ना कि सिर्फ अपने देश में भी मौजूदा सरकार और उससे जुड़े हुए लोग, संघ, भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल से जुड़े हुए लोग भी राजनीतिकरण करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जहां तक बात करी जाएगी, वो भारत के अंदर हो, भारत के बाहर हो, चाहे आस पड़ोस में, हमें कहीं पर भी जुल्म और ज्यादती हो उसकी निंदा करनी चाहिए। अभी जो मौजूदा हालात हैं, हमने पिछले साल भी सरकार से निवेदन करा था, जो परिस्थितियां आस पड़ोस में उत्पन्न हो रही हैं, चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहा है, पाकिस्तान और चाइना एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, ये हमारे देश के लिए भी एक चिंता का विषय है। लेकिन राजनीति से कोई बात नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात देखिए, कट्टरपंथी मानसिकता किसी भी आधार पर हो, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे वो जात के आधार पे हो, चाहे भाषा के आधार पे हो, चाहे पंथ के आधार पे हो, देश के लिए, समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए एक गंभीर समस्या होती है। उसकी नजीरें हमारे सामने हैं। क्या हमने नहीं देखा कि नेपाल में क्या हुआ? ठीक है। पर अगर धर्म ही आधार है तो आप बताइए शेख हसीना को क्यों जाना पड़ा? शेख मुजीबुर रहमान की पूरी मैंने बताया। हिमानी जी, काउंटर करने का समय दीजिएगा। ठीक है यदि जी आप काउंटर कर लीजिए, फिर डॉक्टर रावत का मैं रुक करूंगी। आ रही हूँ। देखिए हिमानी जी, अच्छा ठीक है, जवाद साहब आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, यदि जी फिर आप अपना काउंटर रिएक्शन दीजिएगा। ठीक है जवाद साहब, कंप्लीट कर लीजिए। अगर धर्म ही आधार होता तो पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग ही नहीं होता।
कट्टरवाद आधार है, कट्टरवाद से हमको लड़ना है। कट्टरवाद हर एक समाज के अंदर बड़ी समस्या है और कट्टरवादी मानसिकता हर धर्म के अंदर है। हमें कट्टरवाद को समझना होगा और ऐसी कट्टरवाद की समस्या से हमको एक प्लेटफॉर्म पर आ करके किसी भी धर्म में हो, किसी भी समाज में हो, हमें कट्टरवाद से लड़ने की जरूरत है। जो हो रहा है बांग्लादेश के अंदर बहुत निंदनीय है और हमारी सरकार खामोश के तरीके से, तमाशबीन के तरीके तमाशा ना देखे। ठीक है, अगर सैन्य कार्रवाई करने की जरूरत है ठीक है, तो सैन्य कार्रवाई भी करी जाए। ठीक है। अब यति जी देखिए, अभी जवाद साहब कह रहे थे कि अगर धर्म ही आधार होता, धर्म ही आधार है, क्योंकि वो जो मजहब है ना वो यही सिखाता है। अगर शेख हसीना जी उसी पैटर्न पर चल रही होती जिस पर यूनुस चल रहा है आज, और इसी तरीके से हिंदुओं को जिंदा जला दिया देने की परमिशन दे देती और उन पर कट्टरपंथियों पर कोई कार्रवाई ना होने का आश्वासन प्रदान करती, तो आज शेख हसीना जी का तख्ता पलट नहीं होता। सीधी सी बात है कि ये मजहब जो आप लोगों को इस सोच की तरफ अग्रसर करता है, यही जब्बात साहब इसीलिए तख्ता पलट इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं वो आपकी बात से, वो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। नहीं, वो इत्तेफाक रखे या ना रखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मानी जी। आधार कोई कट्टरवाद है। पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ क्योंकि देखिए मैं बोल लूं, मैं 2 सेकंड लूंगी। पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ क्योंकि बांग्लादेशियों पर अत्याचार हो रहे थे। भारत ने इंटरवीन किया, भारत सरकार ने, और उसके बाद बांग्लादेश अलग हो गया। हिंदुओं की उस समय भी ये मांग थी कि भाई आप हमें हमारा अलग एक सेक्ट बनाकर दे दो, हम इन लोगों के साथ सुरक्षित नहीं है, हमें लगातार हिंसा का शिकार होना पड़ता है। लेकिन ये राजनीति के चलते उस समय की सरकारों ने ये आवाज दबा दी। 2003-2004 में इस आवाज को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। जो हिंदू नेता इस तरीके की आवाजों को बुलंद कर रहे थे, उन लोगों को चुन चुनकर ऐसे लोगों के हवाले कर दिया गया। तो आखिर में ये जो परिदृश्य है ये उस सोच से अलग नहीं है जो इस्लामिक सत्ता को स्थापित करने की सोच है। वो किसी और संस्कृति को अपने साथ बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। जब्बाद साहब बहुत आज जिस तरीके से मुसलमान भारत में रहता है, ये कहते हैं जुल्म होता है। अरे पत्थर हटाने पर, अतिक्रमण हटाने पर आप लोग हमला करते हैं प्रशासन पर और हमसे कहते हैं कि जुल्म हो रहा है भारत में। अगर इस तरीके से आप लोगों को, जिस तरीके से दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल को जलाकर मार दिया गया, अगर उस तरीके की हिंसा आप लोगों के साथ भारत में हुई होती तो आप लोग या इस तरह से हमला नहीं करते प्रशासन पर। लेकिन हम सहिष्णु, सनातन हमको सहिष्णु बनाता है। नहीं, लेकिन यति जी सवाल वहां पर यह भी था ना रावत जी कि 45 साल से याद नहीं आया। ये सवाल उठा कि 45 साल से याद नहीं आया, अब अचानक से ये याद यहां पर आता है और उस पर भी जोर जबरदस्ती। देखिए, जब मामला इतना संवेदनशील हो, स्पेशली अगर हम इस तरह के मामलों को देखें, तो वहां पर सिर्फ कानून अपना काम करेगा इससे बात नहीं चलती है। आपको भरोसा जीतना पड़ता है, आपको मैनेज करना पड़ता है, आपको वो समझाइश, मतलब एक संवाद होता है जिसकी जरूरत होती है। डॉक्टर रावत ठीक है, यति जी हाँ, डॉक्टर रावत। देखिए हिमानी जी, इसमें कोई दो राय नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो आज के हालात हैं बांग्लादेश में, उसमें पाकिस्तान का और चाइना का बहुत बड़ा रोल है। वो हिंदुस्तान को अस्थिर करना चाहते हैं और सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा। और जब इस्लामिक कट्टरवाद की बात है, वो तो पूरे विश्व में एक जहर की तरफ फैल चुका है, पूरा बन चुका है। और आज स्थिति ये बन चुकी है कि पूरा यूरोप इनसे तबाह है, बुरा हाल हो रखा है। अभी फ्रांस के अंदर भी आप देखें कि वहां की जो बाइबल की दुकानें थी उनको भी तो जला दिया गया और उनको तोड़ा गया। इन फ्रांस के अंदर भी ये स्थिति पैदा हो गई है। जर्मनी की स्थिति इसका मतलब ये है कि पूरा यूरोप परेशान है, कनाडा परेशान है, अमेरिका परेशान है। आज उनको करने पड़ रहे हैं इनके ऊपर, क्योंकि आपने को बचाने के लिए उनको अटैक करने पड़ रहे हैं। तो हिंदुस्तान को भी हमने देखा था 25 दिसंबर में जिस तरीके से हमारे अपने क्रिश्चियन भाई फेस्टिवल मना रहे थे, वहां पे हमने देखा किस तरीके से उनके फेस्टिवल को नष्ट नाबूद करने के लिए कौन कौन संगठन थे, बता दीजिए। स्थानीय जो लोग हैं, भारत के अंदर ईसाई समुदाय अपने फेस्टिवल नहीं बना सकता, भारत के अंदर मुसलमान अपने फेस्टिवल नहीं बना सकता, हर जगह तो आप लोग। तो किसने रोका है हाजी साहब, किसने रोका है? और ये कब हो गया कि नहीं मनाया गया? आप ये बार बार विक्टिम कार्ड क्यों खेलने लगते हैं? आप ये बार बार विक्टिम कार्ड क्यों खेलने लगते हैं?
हाँ हिमानी जी सुन तो लीजिए, देखिए बांग्लादेश के अंदर जो घटना घटी है उसका हम लोगों को बड़ा दुख है। हम कहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर की जो घटना है ये कहीं भी नहीं होनी चाहिए, ना भारत के अंदर होनी चाहिए, ना पाकिस्तान के, ना अफगानिस्तान, ना बांग्लादेश के अंदर। लेकिन अभी 25 दिसंबर था, 25 दिसंबर को अपनी बात रखें। मारा है, को जला दिया गया। अरे अखलाक में भी मॉब लिंचिंग हो गई है, अखलाक की भी मॉब लिंचिंग हुई है, अकबर की भी मॉब लिंचिंग हुई है। और ट्रेन के अंदर अगर आप सब एक साथ बोलेंगे तो नहीं चल पाएगा, समझ नहीं आएगा। मत दीजिए। देखिए हिमानी जी जिस तरीके का माहौल, अरे यकीन जी मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरीके का माहौल आप लोग देश से, लेकिन डॉक्टर रावत, अच्छा ठीक है मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, यति जी और हाजी नाज़िम से मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, लेकिन डॉक्टर रावत ये भी तो ठीक है ना कि 25 दिसंबर के दिन की अगर मैं बात करूं तो ईसाइयों को भी किस तरह से टारगेट किया जाता है, मतलब अब ईसाई भी टारगेट पर आएंगे। उनको ये कहा जाता है कि कोई क्रिसमस नहीं मनाएगा, वहां पर बाहर बैठकर उनके गिरजाघरों के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने वो लग जाते हैं। भाई अगर आपको क्रिसमस नहीं मनाना आप घर पर जाकर बैठिए ना, कौन आपको कह रहा है कि वहां पर आकर आप इस तरह की मार पिटाई मचाइए। सजावट अगर कहीं पर हो रखी है तो आप उनको सजावट को तोड़ ताड़ देते हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है, तो बर्दाश्त, मैं दोनों ही तरफ की बात कर रही हूँ। हाँ जिंदा तो नहीं जला रहे ना। नहीं यति जी, लेकिन आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकती ये कहते हुए। जस्टिफाई करने की बात ही नहीं है, बड़े स्तर पे। चलिए ठीक है, मैं इस पर आगे और आपसे रिएक्शन लेती, लेकिन मजबूरी है, समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।